हेलो फ्रेंड्स एंड मेडोज डैन इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 बीपी 502 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स में टाइप्स ऑफ एरोसॉल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एरोसॉल सिस्टम के हमारे कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और हर एक टाइप को अच्छे से क्लियरली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरोसॉल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एरोसॉल का सिस्टम होता है उसमें हमें अपने प्रोडक्ट को किस फॉर्म में डिस्पेंस करना है, उसको एक जो फाइन मिस्ट है एक धुंध के फॉर्म में अगर उसको डिस्पेंस करना है, या जो हमारा वेट स्प्रे है उसके फॉर्म में डिस्पेंस करना है, क्विक ब्रेकिंग फोम के फॉर्म में डिस्पेंस करना है, स्टेबल फोम के फॉर्म में डिस्पेंस करना है, जो हमारे सेमी सॉलिड्स होते हैं लाइक ऑइंटमेंट वगैरह उनके फॉर्म में हमें उसको डिस्पेंस करना है, या जो हमारा सॉलिड टाइप है उसके फॉर्म में अगर हमें उसको डिस्पेंस करना होता है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारा जो वहाँ पे टाइप ऑफ जो हमारा सिस्टम है जिससे हम लोग अपने एरोसॉल का फार्मूलेशन करते हैं उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। तो आसान तरीके से कहें तो हमारा जो वहाँ पे एरोसॉल का प्रोडक्ट है वो किस रूप में हमारे कंटेनर से बाहर आना है, वो एक जो फाइन मिस्ट है धुंध के फॉर्म में बाहर आना है, स्प्रे के फॉर्म में बाहर आना है, ऐसे फोम के फॉर्म में बाहर आना है जो कि जल्दी से ब्रेक हो जाए, या स्टेबल फोम के फॉर्म में बाहर आना है जो हमारे अलग अलग प्रकार के सेमी सॉलिड्स होते हैं लाइक ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, कोई भी क्रीम या जेल वगैरह हो गया उसके फॉर्म में डिस्पेंस होना है, या जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके फॉर्म में डिस्पेंस होना है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो हमारा एरोसॉल का फार्मूलेशन का है वो किस टाइप के सिस्टम से हमने उसको फार्मूलेट किया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है एरोसॉल का जो हमारा सिस्टम फॉर्म होता है, अगर उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो वो उसमें जो हम लोगों ने एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया है उसकी क्या वहाँ पे जो फिजिकल केमिकल या जो उसकी फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है, या हम उसको किस साइड पे अप्लाई करने वाले हैं उसके ऊपर हमारा सिंपली एरोसॉल का सिस्टम का टाइप यहाँ पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी क्या वहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वगैरह है, उसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किस एरोसॉल सिस्टम को हमें यूज़ करना चाहिए या उसको हमें कहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली उनको डिसाइड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हमारे जो अलग अलग टाइप्स के एरोसॉल के सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एरोसॉल का सिस्टम है वो बेसिकली हमें 5 प्रकार के देखने को प्राप्त होते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा जो सोल्यूशन सिस्टम है वो होता है। दूसरा हमारा वाटर बेस्ड जो सिस्टम है वो यहाँ पे होता है। तीसरा हमारा यहाँ पे जो सस्पेंशन या हमारा वो डिस्पर्ड सिस्टम है वो यहाँ पे होता है। तीसरा जो फोर्थ है वो हमारा फोम सिस्टम यहाँ पे हो सकता है, या हमारा इंट्रा जो होता है वो नज़ल जो एरोसॉल्स होते हैं वो भी हमारा एक एरोसॉल के सिस्टम का टाइप होता है। तो इस बेसिस पे हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें से हमारा कंटेंट बेसिकली किस तरह से बाहर आ रहा है, या उसके अंदर का जो हमारा वहाँ पे सिस्टम है वो किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली इन 5 क्लास में अपने एरोसॉल के सिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके इन पांचों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन सिस्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है यहाँ पे क्या है कि हम जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारे जो कंपोनेंट हैं उनके अंदर हमें डिजॉल्व फॉर्म में देखने को मिलता है, एक सोल्यूशन उसका हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कंपोनेंट है जब वो हमारे प्रोपेलेंट में या जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जब डिजॉल्व हो जाता है तो फिर वो एक सोल्यूशन के सिस्टम को फॉर्म करता है। और अगर हम लोग इस टाइप के सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमें अपने प्रिपरेशन में 2 फेज देखने को मिलती हैं। एक जो हमारा वहाँ पे फेज है वो हमारा वेपर फेज होता है, जिसके कारण हमारे जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हमें एक प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। और जो दूसरा है वो हमारा लिक्विड फेज वहाँ पे होता है, जिसके अंदर अधिकतर हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट वहाँ पे डिजॉल्व फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से बात करते हैं तो अगर कोई भी जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा कंटेनर है, अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारा जो यहाँ पे एरोसॉल का कंटेनर है तो क्या हुआ कि हमारा जो एक फेज़ है वो तो यहाँ पे जो लिक्विड फेज़ है वो होता है, और एक इसके ऊपर जो वेपर्स होती हैं जो हमारे जो प्रोपेलेंट वगैरह
की जो वेपर फॉर्म होती हैं वो हमारा यहाँ पे जो हमारा वो दूसरा फेज है जो कि हमारा गैसियस फेज या वेपर फेज कहलाता है, वो बेसिकली यहाँ पे होता है। तो हमारा जो सोल्यूशन सिस्टम है उसको उसमें बेसिकली हमें दो फेजेस देखने को मिलती हैं। अगर हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है अगर वो हमारे प्रोपेलेंट में सॉल्युबल है तो फिर उस कंडीशन में हमें कोई और सॉल्वेंट को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट को ही सीधे प्रोपेलेंट में डिजॉल्व कर देते हैं, प्रॉपर प्रेशर वहाँ पे बिल्ड हो जाता है प्रोपेलेंट के कारण, और हमारा कंपोनेंट हमें प्रोपेलेंट के साथ में ही बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारा जो सिस्टम है उसका जो वेपर प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है अगर उसे हमें कुछ रिड्यूस भी करने की आवश्यकता होती है तो फिर हम लोग उसके अंदर कुछ जो हमारे वोलेटाइल सॉल्वेंट वगैरह हैं उनको उसमें ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग जो इथेनॉल है उसको ऐड हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एसीटोन को ऐड कर सकते हैं, जो हमारा प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल है उसको, या ग्लिसरीन को हम लोग ऐड करते हैं अगर हमें अपने सिस्टम के वेपर प्रेशर को कम करने की आवश्यकता होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो भी हमारा कंटेनर है उसके अंदर एक प्रॉपर जो वेपर प्रेशर है वो चाहिए होता है। मीन्स उससे ज़्यादा भी अगर होगा तो वो भी फिर हमारे लिए ठीक नहीं है, अगर कम होगा तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड वेपर प्रेशर है उस तक अगर हमें उसको प्रिपेयर करना है और उस कंडीशन में अगर हमें प्रेशर को रिड्यूस करना होता है तो हम लोग इन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स को बेसिकली इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसका जो एक हमारा यहाँ पे फार्मूला है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी हम प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं अपने यहाँ पे सोल्यूशन सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, उसमें हमारा प्रोपेलेंट का अमाउंट हमें किस फॉर्म में कंपोनेंट को बाहर निकालना है, उसको अगर फोम के फॉर्म में हमें बाहर निकालना होता है तो प्रोपेलेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 5% के आसपास हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर उसको हमें जो हमारा इनहेलेशन का पर्पज़ है उसके फॉर्म में यूज़ करना है, उसको वहाँ पे गैसियस फॉर्म में अगर निकालना है तो फिर हम लोग प्रोपेलेंट की क्वांटिटी हाई रखते हैं, 95% तक प्रोपेलेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं सोल्यूशन सिस्टम, उसका एक जनरल फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये हमारा इंग्रेडिएंट्स है और ये हमारे यहाँ पे उसके वेट हैं इन द परसेंटेज। तो इसमें जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको हम लोग 10 से 15% की कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं। जो हमारा होता है प्रोपेलेंट का मिक्सचर, उसमें हम लोग प्रोपेलेंट 12 और प्रोपेलेंट जो हमारा 11 है उसका अगर मिक्सचर यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 50-50 के रेशियो में भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पे 30 और हमारा 70 के रेशियो में बेसिकली यूज़ करते हैं। और इसकी जो हमारी कंसंट्रेशन है वो 85 से 90% के आसपास हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर इनको प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा फार्मूला उस कंडीशन के लिए अप्लीकेबल है जब हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रोपेलेंट में हमें सॉल्बल देखने को मिलता है। और जब ये इसके अंदर प्रॉपरली सॉल्बल हो जाता है तो फिर हमें कोई भी और सॉल्वेंट यूज़ करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग आसानी से जो सोल्यूशन सिस्टम का जो हमारा यहाँ पे एरोसॉल का सोल्यूशन सिस्टम है उसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला सिस्टम है वो हमारा है वाटर बेस्ड सिस्टम। तो अगर हम लोग जो वाटर बेस्ड सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, यहाँ पे हम लोग जो वाटर है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो वाटर के ऊपर बेस्ड हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग अपना एरोसॉल के सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अगर यूज़ करते हैं और उससे हम लोग जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उनको हम लोग उनका कुछ पार्ट या उसको पूरी तरीके से अगर रिप्लेस करते हैं तो वो सिस्टम हमारा बेसिकली वाटर बेस्ड सिस्टम यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारा जो एरोसॉल का सिस्टम है उसमें हम लोग जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उसको काफ़ी कम क्वांटिटी में या उसको अगर बिल्कुल भी हटा देते हैं और उसके प्लेस पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अगर अपने जो एरोसॉल का सिस्टम है उसमें यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा वाटर बेस्ड सिस्टम यहाँ पे कहलाता है। तो अधिकतर जो हमारे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी हम लोग इसको जो हमारा होता है वाटर बेस्ड सिस्टम उसको यूज़ करते हैं। और भी हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो एरोमेटिक सब्सटेंस है, लाइक अगर हमारा जो कह सकते हैं रोज वाटर का वो सिस्टम है या जो भी हमारे रूम स्प्रे वगैरह हैं उनमें भी हम लोग अधिकतर वाटर बेस्ड सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो वाटर बेस्ड सिस्टम होता है इससे हमें स्प्रे भी फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है, और फोम भी इससे हम लोग आसानी से प्रोड्यूस कर
सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंडीशन में कि अगर जो हमारा यहाँ पे प्रोपेलेंट होता है और जो हमारा यहाँ पे वाटर है, हमें इसमें जो हमारा वाटर होता है वो अधिकतर हमारे प्रोपेलेंट में हमें इममिसिबल देखने को मिलता है, उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है उसमें हमें बेसिकली 3 फेज बनते हुए देखने को मिलती हैं। एक फेज हमारा क्या होता है, प्रोपेलेंट रहता है, दूसरा फेज हमारा वाटर का रहता है और तीसरा फेज हमारा वेपर का फेज हमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी डायग्राम पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमें जो हमारा प्रोपेलेंट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो एक फेज हमारा यहाँ पे जो प्रोपेलेंट है वो होता है और उसके बाद में एक फेज हमारा जो यहाँ पे वाटर है वो रहता है और एक फेज हमारा यहाँ पे जो वेपर्स है वो रहती हैं। तो यहाँ पे हमें 3 फेज सिस्टम बेसिकली अपने वाटर बेस्ड सिस्टम में बनते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम लोग जो इथेनॉल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग अधिकतर को सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोपेलेंट है वो वाटर के साथ में स्टेबलाइज हो जाए, इसके लिए हम लोग बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग जो इथेनॉल है उसको जो सरफेस टेंशन है उसको भी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हमारा जो वहाँ पे लिक्विड है उसका जब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तब क्या होता है कि उससे फिर हमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनते हुए देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमें लार्ज ड्रॉपलेट्स बनते हुए देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे हमारे लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होता जाएगा हमारी ड्रॉपलेट्स का साइज हमें कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर हमें अपना जो एरोसॉल का सिस्टम है उसमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हुए देखने को चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इथेनॉल को अपने लिक्विड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। और इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अधिकतर यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे जो हमारा होमोजीनियस डिस्पर्सन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए 0.5 से 2% की कंसंट्रेशन में सर्फेक्टेंट को भी बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है तीसरा सिस्टम वो है हमारा सस्पेंशन सिस्टम। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो सस्पेंशन सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है यहाँ पे हम लोग जो हमारा सिस्टम है उसमें एक सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होगा, वो हमारे प्रोपेलेंट या सॉल्वेंट में हमें डिजॉल्व फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है, वो हमें उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में, डिस्पर्स फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारे प्रोपेलेंट के अंदर या मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमें डिस्पर्स फॉर्म में देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें फैले हुए फॉर्म में देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में जब सस्पेंशन फॉर्म होता है तो वहाँ पे सबसे पहली जो सबसे हमें दिक्कत देखने को मिलती है कि जो हमारे पार्टिकल हैं वो हमें तेज़ी से नीचे बैठते हुए देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारा रेट ऑफ यहाँ पे होता है वो सेटलिंग होता है। अगर हमें उसको डिक्रीज़ करना होता है, कम करना होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे स्लोली नीचे बैठें, तो उस कंडीशन में हम लोग सस्पेंडिंग एजेंट को बेसिकली यहाँ पे ऐड करने का काम करते हैं। अगर हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे ये जो होते हैं वो सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके नीचे बैठने की रफ्तार को बेसिकली कम करने का काम करते हैं। और अधिकतर अगर हम लोग बात करते हैं तो आजकल जो हमारा यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम है उसको अधिकतर हम लोग जो हमारे होते हैं इनहेलेशन एरोसॉल्स हैं उसके लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे एरोसॉल जिनको हम लोग अपने नोज़ के थ्रू अप्लाई करते हैं, नाकों के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनमें हम लोग अधिकतर सस्पेंशन सिस्टम को आजकल यूज़ करते हैं। हमारे अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके जो हम लोग एरोसॉल देते हैं वो वहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम के एरोसॉल को हम लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे सिस्टम है जो कि फोर्थ सिस्टम है वो हमारा फोम सिस्टम यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग फोम सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं इमल्सन या फोम टाइप के एरोसॉल्स होते हैं उनमें किन किन चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे जो एक्वस या नॉन एक्वस हमारा व्हीकल है जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साथ में कंपैटिबल हो, वो एक्वस अगर है तो एक्वस यूज़ करेंगे, नॉन एक्वस व्हीकल अगर कंपैटिबल है तो नॉन एक्वस व्हीकल जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके बाद में जो भी हमारा वहाँ पे फोम को फॉर्म करने के लिए या जो हमारा इमल्सन है उसको प्रॉपरली फॉर्म करने के लिए जो हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। और प्रोपेलेंट में हम लोग यहाँ पे अधिकतर हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग अपने इमल्सन या फोम एरोसॉल में यूज़ करते हैं। इसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया, एक्वस या नॉन एक्वस व्हीकल जो कि हमारे लिए सुइटेबल हो उसको यूज़ करते
करते हैं हमारा जो वहाँ पे इमल्सन है उसको प्रॉपरली फॉर्म करने के लिए या फोम को प्रॉपरली फॉर्म करने के लिए जो हमें सर्फेक्टेंट रिक्वायर्ड होता है वो यूज़ करते हैं। प्रेशर को क्रिएट करने के लिए प्रोपेलेंट को यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग अधिकतर हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट को अपने फोम सिस्टम या इमल्सन सिस्टम में यूज़ करना प्रेफर करते हैं। इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे फोम यहाँ पे फॉर्म होते हैं, डिस्पेंस होते हैं, वो हमें स्टेबल फोम भी फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं या क्विक ब्रेकिंग फोम भी हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। मीन्स हमारे ऐसे फोम एक तरह से ऐसे फोम जो कि कुछ टाइम तक स्टेबल रहें, फोम के फॉर्म में ही मेंटेन रहें, ऐसे भी फोम हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। या ऐसे फोम भी बनते हुए देखने को मिलते हैं जो कि जब निकलते हैं हमारे एरोसॉल पैकेज से तो फोम के फॉर्म में रहते हैं और जल्दी से ही वो ब्रेक होके फिर लिक्विड के फॉर्म में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। और हमारा जो फोम फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का फोम है, स्टेबल है कि क्विक ब्रेकिंग फोम है, ये हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लोग अपने फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं उनके नेचर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है कि जो भी हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट या और जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर हमें स्टेबल या क्विक ब्रेकिंग फोम यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो फोम सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमें अधिकतर 4 प्रकार के फोम्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा एक्वस स्टेबल फोम्स होते हैं। हमारे ऐसे स्टेबल फोम जिनमें अधिकतर हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं वो हमारे एक्वस स्टेबल फोम्स होते हैं। उसके बाद में नॉन एक्वस स्टेबल फोम्स भी हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। तीसरा टाइप है हमारा क्विक ब्रेकिंग फोम, जो कि ऐसे फोम जो कि बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं वो भी हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। और जो हमारे थर्मल फोम्स हैं वो भी बेसिकली हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। अधिकतर जो हमारे आफ्टर सेव फोम्स होते हैं, जो हमारे होते वो सेविंग फोम्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पे थर्मल फोम होते हैं। और जो हम लोग हेयर डाई वगैरह यूज़ करते हैं उसमें अगर एरोसॉल को यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली हमारे थर्मल फोम्स यहाँ पे कहलाते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के फोम्स हैं जो कि हमें यहाँ पे फोम सिस्टम से प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है अगला टाइप जो कि इंट्रा नजल सिस्टम कहलाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हमारा क्या मतलब है, इंट्रा मतलब अंदर, उसके बाद वो नज़ल हमारा जो हमारी नाक है उसके अंदर जो हम लोग एरोसॉल के सिस्टम को यूज़ करते हैं वो हमारा इंट्रा नजल सिस्टम बेसिकली यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है वो नज़ल का पासेज होता है, हमारे नाक का जो रास्ता होता है उसमें हम लोग अपना जो हमारा मेडिकेशन है, ड्रग है, उसको डिपॉजिट करने का, वहाँ पे एक उसकी लेयर को फॉर्म करने का काम करते हैं। और जब ये हमारे जो नाकों का रास्ता है, नाक का रास्ता है, उसमें वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है तो उससे हमें उसका लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट प्रॉपरली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग आजकल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है प्रेशराइज्ड मीटर, हमारे वो नज़ल के एरोसॉल्स होते हैं, वो एक काफ़ी पॉपुलरिटी हमें गेन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको यूज़ किया जा रहा है और इनको ज़्यादा यूज़ करने का जो हमारा रीज़न है वो क्या क्या है, आइए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो क्या है, इट हेल्प इन डिलीवरिंग ए मेजर्ड अमाउंट ऑफ डोज। तो ये एक हमारी निश्चित अमाउंट ऑफ डोज को हमारे जो हमारा नाकों का रास्ता है उससे डिलीवर करने का काम करते हैं। हमारा जो होता है कह सकते हैं नज़ल का पासेज है उससे डिलीवर करने का काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेट और हमारा डेप्थ ऑफ होता है पेनिट्रेशन हमारी ड्रग का, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारी ड्रग काफ़ी वो तेज़ी से हमारे अंदर डिलीवर होती है और काफ़ी अंदर तक हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में अगली जो हमारा यहाँ पे है रीज़न, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा डोज है या डोजेज फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी भी हमें मेंटेन रहते हुए देखने को मिलती है। मीन्स हमें जो भी हमारी ड्रग है उसको अपने जो हमारा होता है वो नोज उसके अंदर अपना जो हमारा एरोसॉल का सिस्टम का टिप है उसको अंदर कर लेते हैं और डोज को वहाँ पे वो डिलीवर कर देते हैं। उसका किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन उसमें हमें होते हुए देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में जो हमारे पेशेंट हैं उनकी जो कंप्लियांस है वो भी हमें काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती हैं। जो कंप्लियांस का हमारा क्या मतलब है कि लोग उसको जो पेशेंट है उसको यूज़ करना प्रेफर करते हैं, उसको काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो ये कंप्लेंट नहीं है, ये कंप्लियांस है। कंप्लियांस हमारे पेशेंट की हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा होता है म्यूकोसल हमारी होती इरिटेबिलिटी, वो हमें कम होते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग इसको अपने नाक में काफ़ी अंदर
डिलीवर करने का काम करते हैं, जिसके कारण कि जो हमारा म्यूकोसा है उसमें किसी भी प्रकार का इरिटेशन होते हुए हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारे कुछ रीजन है जिसके कारण कि हमारा जो प्रेशराइज्ड मीटर्ड हमारा नज़ल एरोसॉल है वो काफ़ी पॉपुलर आजकल हो गया है। तो आई थिंक सो टाइप्स ऑफ एरोसॉल सिस्टम्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।